सीजीएल मेंस वाले पेपर को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 50 सवाल तो कर चुके थे, आज बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 टू 700 इन विच डिजिट 6 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। तो 2 बार आनी चाहिए एग्जैक्टली। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर देखें रेंज, तो फ्रॉम से लेके टू ये पहली लैंग्वेज होती है, दूसरा होता है बिटवीन और एंड। तो फ्रॉम से टू आ रहा है मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे रेंज बना लेंगे इसकी 400 से 500 की रेंज में। अब टेंस की प्लेस पे तो 100 की प्लेस पे तो 6 दिखेगा नहीं, 400 से 500 में कहाँ पर दिख सकता है, टेंस की प्लेस पे या फिर यूनिट की प्लेस पे। तो कौन से ऐसे नंबर से जहाँ पे अपने को दिखेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है 466, बाकी तो 2 6 यहाँ पे दिखेंगे नहीं अपने को। सेम चीज़ हो जाएगी 500 से 600, यहाँ पर भी एक ही ऐसा नंबर है 566, जहाँ पर 2 बार 6 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पर ये दिखेगा नहीं। अब जितने एक्स्ट्रा नंबर अपने को दिखेंगे वो होंगे 600 से 700, इस रेंज में ढेर सारे अपने को मिलेंगे। तो 600 से स्टार्ट करना है, अगला कहाँ पे मिल सकता है, 606, 616, 626, 636, यहाँ पे 3 तक आ गए, 4 6 5 6, सब में कम से कम 2 2 बार यहाँ पे दिख रहा है। फिर 6 6 6 होगा, तो जब टेंस प्लेस पर 6 आएगा तो वहाँ बहुत सारे नंबर बनेंगे, तो उनको अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं। 660, 661, ऐसे लेके कहाँ तक अपन जाएंगे, 669 तक। तो 666 यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा नेक्स्ट, और इसी में आगे इंक्लूड कर लेते हैं 676, 686 और 696। अब इनको काउंट कर लेते हैं यहाँ तक जितने हो रहे हैं। पहले इस वाले नंबर को देखें, या इस वाले जो अपना सीरीज चलेगा इसमें देखें, तो टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पे, 660 से लेके 669, 10 होंगे। अब 10 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसी सीरीज में एक नंबर और दिखेगा अपने को, वो होगा 6 6 और 6, इसी के अंदर आएगा वो। अब इन्होंने अपने से बोला है कि एग्जैक्टली ट्वाइस होना चाहिए, इसलिए इस वाले नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले को अपने को छोड़ना पड़ेगा, इस वाले को छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारे नंबर्स को अपन काउंट करेंगे। तो 10 - 1 मतलब 9 तो यहाँ पर आ गए इस वाली सीरीज से, 10 11 मतलब +2 यहाँ पे हो रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +9, तो 9 और 9 18 और 2 20। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। एकमात्र प्रॉब्लम थी इस 666 में या 666 में। क्वेश्चन में बोला उन्होंने एग्जैक्टली ट्वाइस होना चाहिए, और यहाँ पे 3 आ रहे हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 21 ना होकर इसका आंसर होगा 20। नेक्स्ट 52, पाई चार्ट दिया है, नंबर ऑफ मेल्स इन 6 डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट हैं। नंबर ऑफ मेल्स इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर शोन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर। वो डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया बेसिकली इन्होंने। एस में 1080 मेल्स हैं, निकालना क्या है, जे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन टी एंड पी, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन पी एंड क्यू, वैल्यू ऑफ जे एंड के। अच्छा, जे और के डिफाइन किया, इसकी अपने को वैल्यू निकालना है, ठीक है। एस की वैल्यू ये दे रखा है, एस आ रहा है 54 पे, मतलब 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1080। तो एक काम करते हैं 100% निकाल लेते हैं कि पूरा साइज है कितना। ये इसका डबल होता है, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है 20, 100 डिग्री की वैल्यू होती 2000, ओह सॉरी 360, 360 मैं परसेंटेज लिख दिया। 360 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, इसका जस्ट डबल कर देंगे, कैलकुलेट ही करना है उसको, तो 20 × 360, अभी इतना लिख के छोड़ देते हैं, जो भी उसमें आएगा वो करते रहेंगे। अब निकालना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन टी एन पी। तो 360 का काम ही नहीं अपने को, तो डायरेक्ट इन्हीं का यूज़ कर लेंगे। टी और पी, टी और पी ये दोनों आ रहे हैं, टोटल हो रहा है 120। तो 120 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें 120 अपने को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो 240, और एक जीरो और लगा देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा जे के लिए। के को निकाल लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू
60 का डिफरेंस है, 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती 1200, और क्या करना है, दोनों को जोड़ना है तो 3600। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 53। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम। सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 28% प्रॉफिट है, दूसरे पे 24% लॉस है। स्टैंडर्ड तरीका है इसको तो सॉल्व करने का। अगर टोटल सेलिंग प्राइस इतनी है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है ए और बी की। अब ऑप्शन में देखें तो अलग अलग आ रही, मतलब कोई भी एक वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी सेम सेलिंग प्राइस हो रहा है तो स्टैंडर्ड तरीका है, अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ प्रॉफिट वाला केस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉस वाला केस। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 28% का, मतलब एस पी अपॉन सी पी का रेशो लिखना चाहूँगा 128/100। ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लॉस बता रहे हैं आपको 724 का, तो ये अपना एस पी बनेगा 76 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे ये एस पी होता है और ये एस पी होता है, ये अपने को करना है सेम सेलिंग प्राइस, क्योंकि उनकी सेम बनानी है अपने को। तो इस वाले को ऊपर नीचे 76 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 128 से मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बार यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड में लिख लेते हैं, 128 मल्टीप्लाई बाय 76। 6 8 48, 4 यहाँ पे 12 और 4 16, यहाँ पे 7 56, 5 चला जाएगा, 14 और 5 19, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब 8 12, एक यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, 9728 यहाँ पे आएगा। तो 9728 अपॉन 7600, और यहाँ पे 9728 अपॉन 12800। अब दोनों में सेलिंग प्राइस अपना सेम हो गया। अब देख लेते हैं टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो इतना आ रहा है। यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे, इसका जस्ट डबल कर देंगे, तो 2 इंटू 9728 की वैल्यू करस्पॉन्ड करती है, जो भी यहाँ पे इन्होंने फिगर दिया है, 48640, 48640 को। और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ए और बी अलग अलग, तो किसी भी एक का उठा लो। 7600 का निकाल के देख लेते हैं 7600 का कितना होगा। कैलकुलेशन है बस, 48640 डिवीजन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9728, और यहाँ पे हो जाएगा 7600। ये निकलेगा किसके लिए, ए के लिए। और ए की वैल्यू अगर देखें तो सारी अलग है, 19 24 26 17, मतलब एक भी वैल्यू निकल गई तो अपना आंसर जो है वो पुट यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब 2 दिख रहा है, पहले तो 2 से इसको बना लेते हैं, 2 4 3 2 और 0। 28 आ रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको भी काट लेते हैं, ये जाएगा एक बार 9 बार, और यहाँ पे डबल 0, 4 से इसको कर लें तो 2 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार और फिर 2 बार। ये इससे 10 बार कट गया, मतलब 1900 और 10 19,000 एक ही वैल्यू आनी चाहिए। पहले वाले में आ रही है, वही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। सेम सेलिंग प्राइस होता है तो एस पी अपॉन सी पी का रेशो लिख लेंगे, दोनों का एस पी सेम कर लेंगे, फिर यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये सब कुछ दिया हुआ है, अगेन नंबर सिस्टम का सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। अब 2017 के मेंस या 2018 के मेंस में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो जब भी जैसे 156 दिख रहा है तो अपने को पता है वो किन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, 12 और 13 का, है ना। अब 35 दिख रहा है, ये 7 और 5 देगा। 12 दिख रहा है, ये 4 और 3 देगा। 15 है, 3 और 5 देगा, इस तरह से। अब अगर इनके न्यूमरेटर को अगर देखें तो 7 11 फिर 7 फिर 11 फिर 7 फिर 11, एज ऑन ऐसे ही ये आगे चलता जा रहा है। तो काम करते हैं, जो 7 वाला न्यूमरेटर है उनको साथ में कर लेते हैं, 11 वालों को अलग कर लेते हैं। तो इसको दो सीरीज बना के यहाँ पे देख सकते हैं। 7 7 कॉमन ही निकाल लेते हैं ना, सब में तो ऊपर दिख ही रहा है। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस सो ऑन अप टू 1/156। अब इसके अपने को जो डिनोमिनेटर है इनको ब्रेक करके लिखना है, ताकि अपने बहुत सारी टर्म्स में कट जाती हैं। सीरीज बेस्ड सवाल ऐसे ही बनेगा कि उसमें बहुत सारी टर्म्स डेफिनेटली कटेगी। यहाँ पे 7 कॉमन था,
1/2 को अभी के लिए अगर एज इट इज़ लिख लें, प्लस 6 को किस तरह से तोड़ेंगे, 3 और 2 में, 1/2 माइनस 1/3, ताकि ओवरऑल पॉजिटिव नंबर दे ना, 3 माइनस 2 अपॉन ये दे, प्लस इसको 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो 1/3 प्लस सॉरी माइनस 1/4 प्लस सो ऑन अप टू, इसको तोड़ेंगे 1/12 माइनस 1/13। यहाँ पे देखें जैसे -1/3 इससे कट रहा है, -4 उसके आगे वाले से कट जाएगा, ऐसे कटता चला जाएगा, आखिरी में केवल -1/13 बचेगा, मतलब यहाँ तक ये पूरा कट जाएगा। 1/2 और 1/2 ये हो गया अपना 1, तो ये बेसिकली अपने को देगा 7, 1 माइनस 1/13। ये निकली अपनी पहली सीरीज, उसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक ही नंबर बनाना है उसको। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 84, 84/13। ये तो पहली सीरीज से अपना निकल गया। अब दूसरी सीरीज को पकड़ना पड़ेगा, ये वाली, तो उसको साइड में लिख लेते हैं ग्रीन से। 11/3, 11/15, 11/35 एंड सो ऑन। तो 11 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11 अगर मैंने कॉमन निकाला, सीरीज अपनी बचेगी 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस सो ऑन अप टू 1/575। अब यहाँ पे बनेगा 3 और 5, 2 का गैप है, 7 और 5 2 का गैप है, जबकि यहाँ पे क्या चल रहा था, 3 4 2 3 3 4। सिंगल के अगर यहाँ पे गैप आता है तो न्यूमरेटर भी 1 देता है, जब 2 2 का गैप आता है तो न्यूमरेटर वहाँ पे 2 बनता है। तो उस 2 का क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं कि पूरे को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2/3। तो सब कुछ 2 हो जाएगा। यह काम करते हैं, स्टेप पे नहीं लिखते, नीचे करके लिख देते वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि 1/2 कॉमन निकालो, क्योंकि पता है जब इसको ब्रेक करेंगे 1/5 1/3 माइनस 1/5 तो ऊपर 2 निकलेगा, तो उस 2 को जस्ट मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। 11/2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 2/3 प्लस, अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/5, क्योंकि 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो वो जो न्यूमरेटर वाली दिक्कत थी वो खत्म हो गई। प्लस ये बन जाएगा 1/5 माइनस 1/7 प्लस सो ऑन अप टू 575। ये किसका बनेगा, 23/25, तो 1/25 से 23, हाँ 24 बार में 600 बनता, ठीक है। 23 माइनस 1/25, ये बहुत यहाँ पे गुचपुच हो गया, ये लिखा है 1/25। एनीवेज अपने को पता है कि जो टर्म्स है वो कटनी चाहिए, जैसे यहाँ पे -1/5 प्लस 1/5 से -1/7 आगे वाले से कट जाएगा, आखिरी में बचेगा केवल -1/25। अब इस वाले हिस्से में देखें तो ये तो 1 बना देगा, 11/2 1 माइनस वहाँ पे बचा था 1/25, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 24/25, 2 से ये कट जाएगा, 12 हो जाएगा। बेसिकली अपने को ये मिला, पहली सीरीज से हो जाएगा 84/13 माइनस माइनस होगा कि प्लस होगा, सब कुछ प्लस चल रहा है ना, तो प्लस होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 12 132 डिवाइडेड बाय नीचे बच रहा है 25। इसको बस अपने को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को देख सकते हैं, 25 इंटू 13 10 से करते तो ये अपने को देता 250, 3 गुना मतलब 75, ये 5 और ये बन जाएगा 32, 325 इसमें दिख रहा है ना। और इसको अगर ऊपर सिंप्लीफाई करके कटता भी तो फिर ये ऑप्शंस नहीं आते, मतलब 300 समथिंग में डिनोमिनेटर दिखना चाहिए, एग्जैक्ट 25 यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से पहला वाला टिक कर देंगे। फर्दर सॉल्व करने की इसको अब जरूरत नहीं है। अगर इससे छोटे नंबर्स यहाँ लिखे होते तो फिर हो सकता है वहां पे एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्या बोल रहा हूँ, दो ट्रेन है, 450 300 लेंथ है दोनों की, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, स्पीड दे रखी है 162 और 108 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में, मतलब स्पीड अपना कन्वर्जन रहेगा इसमें। डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन 300 मीटर, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ना। हाँ, दोनों ट्रेन का गिनना है और कितनी डिस्टेंस है वो गिनना है, तो 300 300 600 400 1000 और 50, 1050 मीटर्स है।
कितनी स्पीड हो जाएगी उनकी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये अपने को देगा 62 270 270 किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड में, तो 5 और ऊपर चला जाएगा 18, 9 से ये जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 15, 15 से ये जाता है कितनी बार, 7 बार, 0 है, 5 से ये अपने को काट के देगा 14, 14 सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। पीएचडी का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। नेक्स्ट, एक आदमी है 1.8 मीटर टॉल, 3√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। अब अपना हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री, हाइट निकालनी है टावर की, टावर की हाइट निकालनी। छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये टावर है, बेस तो दोनों में एक ही लेंथ पर रहना है। ये हो जाएगा, अगर जो भी आदमी है यहाँ पे यहाँ, और ये वाला एंगल अपने को दे रखा है 30 डिग्री। आदमी की जो लंबाई है 1.8 मीटर, डिस्टेंस कितना है उसका टावर से, 30√3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 30√3। हमें निकालना है टावर की पूरी लेंथ। तो 30 60 90 ट्राइंगल बनता है, तो यहाँ पे हम लोग रेशो यूज़ कर लेते हैं। 30 के सामने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे √3 होता है। सीधा सा मतलब है यहाँ पे ऑलरेडी √3 है, तो ये जो लेंथ है वो 60 होती, ये जो लेंथ है वो 30 होती। इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ 30 है और इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ 1.8 है, तो टोटल हो जाएगा 31.8। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, वही तो निकलेगा फॉर्मूले से। पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें। कॉन्सेंट्रिक का जो एरिया रहेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिख लेते हैं, भी ये बराबर हो जाएगा 264 के। ये इसी की वैल्यू निकालनी, 11 से 2 बार ये जाएगा 2 बार और 4 बार, 2 से ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 7 84 होता है। यही निकालना है, ऑप्शन नंबर 2। मेंसुरेशन तो निहायत आसान है। नेक्स्ट, 1/tan थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये तो सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं इसको, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये होता कितना, कॉस अपॉन साइन, ये होता है साइन अपॉन कॉस। अब एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल इसी पेपर में एक जगह पूछा हुआ था पहले ना, ये लिख के पूछा था, यहाँ पे ये लिख के पूछा है, तो दोनों बेसिकली एक ही सवाल हो गए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा 1/sin कॉस, वो हो जाएगा कोसेक और सेक। फोर्थ वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन थर्ड रूट ऑफ 12। यहाँ पे 12th रूट, 5th रूट, 6th रूट, ये सर्ट्स का सवाल है ना, सर्ट्स का कंपैरिजन करने के सवाल है, पहले भी आते थे। तो तरीका अपने को पता होना चाहिए कैसे करते हैं इसको। अब सीधी सी बात है, कोई 12 का मैं थर्ड रूट तो निकालने से रहा, 60 का 5th रूट नहीं निकलेगा ना, 121 का 6th रूट, ये तो भयानक बड़ा नंबर है, इसका 12th रूट कौन निकालेगा। तो इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाता है। इसमें हमको जो सर्ड है ना, ये अंडर रूट के बाद यहाँ पे जो पावर है, इसको सबको सेम करके हमको कंपेयर करना है। जैसे एक सवाल पहले था जहाँ पे था कि 6 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि उसका क्यूब रूट देंगे। तो एक चीज़ अगर वहाँ से जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नंबर है, अगर 6 का मैं क्यूब निकाल रहा हूँ और 7 का क्यूब निकाल रहा हूँ, तो सीधी सी बात है 7 का क्यूब, या सॉरी अगर मैं 1/3 बोल दूँ, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसका जो थर्ड रूट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी ना। तो चाहे थर्ड रूट हो, फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। तो इसी लॉजिक का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, और इसके जो रूट है, मतलब ये जो अपना सर्ड है, इनको सेम करना पड़ता है। तो अपने को निकालना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ऑप्शंस अपने सामने हैं, तो सीधी सी बात है ऑप्शंस का हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में शुरुआत करते छोटी पावर के साथ, तो यहाँ पे 5th पावर जैसे यहाँ पे दिख रही है, तो पहले मैं इससे कंपेयर करके देखूंगा। जैसे यहाँ पे 12 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 1/3। इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ 60 वाले से, तो 60 1/5। तो ये 1/3 1/5, मुझे इसको सेम करना है। तो क्या करें, इस वाले को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 12 की पावर जो है 5 हो जाएगी, और बाहर कितना होगा 1/15। यहाँ पे 60 की पावर 3 हो जाएगी, बाहर हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा अपना सेम हो गया। अब अंदर वाले नंबर्स को देखते हैं कि जो बड़ा नंबर होगा वही बड़ी वैल्यू देगा। तो 12th की 5th रूट निकालना है, मतलब बहुत बड़ा नंबर होगा, और 60 का केवल थर्ड थर्ड पावर निकालनी है ना, रूट नहीं निकालना उसका, फिर 5 गुना करना है उसको, मतलब 5 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सीधी सी बात है, ये नंबर जो है वो बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा, इसको अपने को फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ये जस्ट बाय लॉजिक है कि भाई किसी भी नंबर का 5th आप उसका जो है वो पावर निकाल रहे हो, और यहाँ पे नंबर भले यहाँ पे 2 डिजिट है, इससे बड़ा है, लेकिन केवल उसकी थर्ड पावर तक जा रहे हो, तो बहुत लाइकली है कि ये नंबर जो है वो बड़ा है। तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से अपने को एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। अगला इस 121 को पकड़ लेते हैं। 121 11 का स्क्वायर होता है, इसको तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। 11 की पावर हो जाती कितना 1/3, स्क्वायर करके लिखता तो 1/3, तो क्लियरली 12 वाला बड़ा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। अब मैं इस वाले नंबर को देखूंगा। क्यों मैं इस बड़े वाले को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको मैं नहीं उलझना चाहता, मैं छोटे छोटे नंबर्स को पहले डील करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ऑप्शंस को मैं यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आती है इन भाई साहब की बारी। तो 1500 यहाँ पर है, पावर है 1/9, तो 1/3 1/9, पावर में पहले सेम करूँगा, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 की पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1/9, ये 1500, और ऑलरेडी 1/9 है। 12 का क्यूब कितना होता है, ये तो पता होना चाहिए, 15 तक के क्यूब एटलीस्ट, है ना, 1728 होता है। तो 1728 बड़ा होगा 1500 से, होता ही है, तो क्लियरली ये नंबर बड़ा होगा इससे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यही ऑप्शन अपना बचा। सर्ट्स में अपने को ये जो यहाँ पे 1/, जो भी होता है, इनको सेम करके फिर जज करना पड़ता है। नेक्स्ट, following bar graph shows amount in lakhs invested by a company in purchasing raw materials and values of finished goods sold by company 12 से 17। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ क्या है ये तो अमाउंट है, यहाँ पे अपने ईयर लिखे हुए हैं। जो ब्लू वाला है वो है कितना अमाउंट उसने लगाया, इन्वेस्ट किया, और जो ऑरेंज वाला है वो है कितना उसके सेल्स हुई, वो है। अब इसमें सवाल देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेसिंग रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग 12 से 17 मतलब सारे ही साल ले लिए, और एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड अगेन 12 से 17। दोनों का बेसिकली यहाँ पे अपने को एवरेज निकालना है। तो ब्लू वालों का अलग एवरेज निकलेगा, ऑरेंज वालों का अलग एवरेज निकलेगा, फिर उसका अपने को यहाँ पे डिफरेंस भी लेना है। अब 140 से लेके 250, 350, 500 बड़ा वेरिएशन है। ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 140 और 250 ये अपने को देगा 390। यहाँ पे आ रहा है 350, यहाँ पे 325 और 525, तो ये 25 को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। 525 का 25 इसको दे दो, ये 350 हो जाएगा। ये 350 है, मतलब 700 यहाँ पे हो गया, ये बना देगा 500। अब बचा 450। तो ये ब्लू वाली लाइंस का यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 4, कैरी चला जाएगा यहाँ पे 1, 7 और 3 10, और 9 और 1 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20, 2040। ये तो एक्चुअल वैल्यू आई, अपने को क्या चाहिए एवरेज। 1 2 3 4 5 6, 6 से अपने को इसको डिवाइड कर देना है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने को देगा 3 बार, और फिर 4 बार, और फिर 0। तो ये निकला पहले वाले का एवरेज, ब्लू वाले का। अब ऑरेंज वाले का एवरेज निकाल लेते हैं। ऑरेंज वाले का 220 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 520, और फिर 475, 400, इन दोनों का 400 400 800 लिख लेते हैं। 75 बचा, 600 आ रहा है, उसको भी लिख लो पहले। अब 75 और 525, 75 इसको दे दो, ये 600 बन जाएगा। ये बन जाएगा 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। अब इसका भी अपने को एवरेज निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 4 बार,
2 बार और फिर यहाँ पे 0। ये दूसरे वाले का एवरेज निकल गया। अपने को चाहिए डिफरेंस बिटवीन दोनों का। डिफरेंस देखेंगे तो 60 और 20 मतलब 80। 80 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, कौन सा इक्वल हो सकता है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर मैं करके देखूं तो अगर मैं 45 डिग्री लेना चाहूँ, तो अगर 45 डिग्री लूँगा तो ऑप्शंस पहले तो चेक करने पड़ेंगे। पहला और दूसरा सेम हो जाएगा। साइन कॉस, यहाँ पे साइन कॉस 45 में दोनों बराबर होते हैं, तो 45 लेने का कोई मतलब नहीं है। 0 डिग्री अगर मैं लेना चाहूँ तो वो इसको नॉट डिफाइंड बना देगा। यहाँ तो ठीक है, इसको भी नॉट डिफाइंड बना देगा, तो 0 डिग्री भी नहीं ले सकता, तो फिर 90 भी नहीं ले सकता कॉस और इसकी वजह से। तो या तो 60 लो या फिर 30 लो। कुछ भी ले लो, 60 डिग्री ले लेते हैं और क्या। 60 डिग्री लेके इसको पुट करके देखेंगे इस वाले इसमें। ये अपने को देगा कितना, √3 प्लस 60, ये हो जाएगा 2 और फिर -1 मतलब 1। ये अपने को देगा अगेन √3 माइनस का 2 और +1 मतलब -1। √3 +1 -1 आ रहा है, तो रैशनलाइज कर लेंगे इसको। 3 + 1 मतलब 4 यहाँ पे मिलेगा, प्लस 2√3 नीचे हो जाएगा 2। तो उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 + √3 ये आना चाहिए 60 डिग्री पुट करके किसी भी ऑप्शन में। 60 डिग्री अगर इस वाले में पुट करेंगे तो ये 1/2 बनेगा और यहाँ पे √3/2 बनेगा, तो ये नहीं देगा। 60 डिग्री पुट करेंगे, ये 1/2 बनेगा, यहाँ पे √3/2 होगा, तो इसको यहाँ पे देख लेंगे 1 + √3/2 है, और यहाँ पे होगा 60 डिग्री पे 1/2। 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3, नीचे वाला 2 इससे कट जाएगा, तो यही आ रहा है। सेकंड वाला यहाँ पे अपना वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा। 60 डिग्री पे ये तो बनेंगे नहीं, ये दोनों √3 1/√3 देंगे। ठीक है, तो या तो 30 डिग्री पे करके सॉल्व कर सकते थे या 60 डिग्री पे। 45, 0 और 90 पे नहीं कर सकते। 62, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। लेंथ ऑफ डायगोनल AC दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पे। ABCD, AC डायगोनल है, 24 इसकी लेंथ दी है। सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B एंड D, B और D से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे द सम ऑफ परपेंडिकुलर आपको 10 दिया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? हाँ, दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। बेस दोनों का पता है, हाइट का सम दोनों पता है, मतलब हाफ इंटू बेस। बेस तो दोनों में कॉमन है 24, मल्टीप्लाई बाय हाइट का सम आएगा दोनों में, तो सम ऑलरेडी आपको 10 दिया हुआ है। 10 2 से कर देंगे 12, ये हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, x+1 की वैल्यू 1, x+y की वैल्यू 1 दी है, 3x और y³। ये तो फॉर्मूला ही बन जाएगा क्यूब का। हाँ, इसको क्यूब कर देंगे, x³ + y³ + 3xy। x+y की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1 देगा अपने को, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड बन जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, इसका क्यूबिक एक्सप्रेशन कंप्लीट बनता है। नेक्स्ट, 64, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ इतने एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 years। कोई यही पूछते तो थोड़ा टफ भी होता। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या ही है, 12,000 आपका प्रिंसिपल है, 15% 3 साल के हिसाब से 45% होता है, 45% इसका निकाल देंगे, वही अपना आंसर होना चाहिए। अगर ये सिंपल की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो वो जो 331 वाला रूल है वो लगा देते कि 12,000 का 15% निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 15% और फिर उसका 15%। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, आखिरी वाले को 1 से मल्टीप्लाई, जोड़ दो, CI निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये 2 0 वगैरह यहाँ से कट गए। 450
यहाँ पे 12 मतलब 90 और 0 बाद में जोड़ देंगे उसमें, ये अपने को देगा 5 और 4 और एक 0 के साथ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, A can do 1/4 of a work in 9 days, B can do 2/3 part in of the same work in 28 दिन। साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो सबसे पहले तो उसमें डेज निकाल लें। पहले डेज निकालेंगे। ए जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 1/4 9 में करता है तो पूरा करेगा 36 दिन में। बी क्या करेगा? 2/3 काम कर रहा है 28 दिन में, तो 14 इंटू 3 42 डेज में वो काम पूरा करेगा। एलसीएम अपने को चाहिए, तो ये होता है 6 इंटू 6, ये होता है 6 इंटू 7। तो जो एज्यूम्ड वर्क है वो अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 7। ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 36 के हिसाब से 7, बी की एफिशिएंसी 42 के हिसाब से हो जाएगी यहाँ पे 6। ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई, टोटल वर्क पता है। साथ में करेंगे तो बस इसी को कैलकुलेट करना है, 36 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 13। 13 एक ही में आ रहा है और ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो यही अपना आंसर होना ही पड़ेगा। आगे चलें। नेक्स्ट, 2 pie charts are given below. There are 6 departments in an office. Pie chart 1 shows the number of males in this 6 department. 6 डिपार्टमेंट है, इसमें मेल्स दिए हुए हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स। परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स, अच्छा ठीक है। Pie chart 2 shows number of females in 6 department. The number of females in particular department are shown as percentage of total number of females in this 6 department. तो ये पूरा मेल्स के लिए है, ये पूरा फीमेल्स के लिए है, और ये परसेंटेज वाइज पूरे का दे रखा है कि ए में पूरी फीमेल्स का 10% है, इस तरह से कुछ। एनीवेज, और देखते हैं कुछ नंबर नहीं दिया क्या इसमें, और कुछ यहाँ तो नहीं है। निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन बी एंड सी 600 एंड द difference between number of females in D and E is 900. What is the sum of number of females in A, B, F, D, E, A? तो यही वैल्यूज दी हैं, इन्हीं का यूज करना पड़ेगा सबसे पहले तो। 600 और 900। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन बी एंड सी, बी और सी 15% और 12%, बेस तो दोनों का सेम है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स है, तो यहाँ पे तो इनको प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डिफरेंस 600 के बराबर है, तो बी और सी 3% की वैल्यू दे रखी है 600, 1% की वैल्यू होती 200, 100% की वैल्यू होती 0000 मतलब 20,000। अब उसी तरह से सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं, डी और ई। तो डी और ई 18-15, अगेन 3% का डिफरेंस है। 3% की वैल्यू दे रखी है 900, 900 दे रखी है। 1% की हो जाती 300, 100% की होती 300 और फिर 00। तो ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स मिल गए। अब उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए बी एफ, नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए बी एफ, ए बी और एफ। 25 और 10 35 और 10 45 और ये 49। बेसिकली 30,000 का मुझे यहाँ पे निकालना है, फीमेल्स के लिए है ना ये, हाँ 49%। और मेल्स कितने हैं, डी ई ए पर देखें, डी ई और ए, तो ये तो हो गया 40 50 और 58। इसका अपने को निकालना है 58%। दोनों को जोड़ देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। ज़ीरो वगैरह यहाँ से कट गए, 16 एक ये और 2 ज़ीरो यहाँ पे लगा दो, यहाँ से भी 2 ज़ीरो यहाँ पे कट जाएंगे। ये अपने को देगा 2 ज़ीरो तो है ही यहाँ पे, 7 2 और 14 मतलब 0 0, ये हो गया, और 5 मतलब 6 और यहाँ पे 2, 26300। ऑप्शंस देखें, 26300 ऑप्शन नंबर 4। ये वाला डी आई सेट अच्छे हैं, जो वो वाला डी आई सेट था यार, वो रेशो दिए थे ना कल जो सॉल्व किया था, वो सबसे खराब था। नेक्स्ट,
0.3 के ऊपर 0.312 के ऊपर बार, ये वाले अपने स्टैंडर्ड रिकरिंग डिजिट वाले बेसिकली सवाल हैं, A+B+C अपने को निकालना है। हाँ, तो वही एक ही तरीका है इसको करने का। मतलब या तो इसको आप उस तरह से कर सकते हो कि 1 2 1 2 लिख के फिर उस तरह से सॉल्व करो, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर ऑप्शंस देखें तो सब फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो फ्रैक्शन में करना आई थिंक बेटर रहेगा। इसको लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 312 में से नॉन रिपीटिंग वाला अपने को घटाना होता है, तो 309, 309 और नीचे 2 पे बार है मतलब 99 और 1 पर नहीं है तो 0। ये तो ए के लिए निकला। फिर बी के लिए निकालें उसी तरह से, 415 में से नॉन रिपीटिंग 4 वाला अपने को घटाना पड़ेगा, तो 411 यहाँ पे और 2 पर बार है तो 2 बार 9 और एक नॉन रिपीटिंग है तो इस पे हो गया 0 प्लस। अब सी के लिए निकालें तो 309 तो यहाँ पर है, 2 पर बार नहीं है, 309 पूरा लिखेंगे, उसमें से नॉन रिपीटिंग वाले ये घटाएंगे, ये हो जाएगा 9 और ये 27, 279 और 1 पर बार है तो 1 9, 2 पर नहीं है तो 2 0। ये इतना हिस्सा अपना बचा। अब यहाँ पे 990 990 और यहाँ पे 900, तो न्यूमरेटर अपने को सेम बनाना है, तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे डबल ज़ीरो है, मतलब यहाँ 99 आ जाता है डबल ज़ीरो के साथ, तो एक ज़ीरो यहाँ लगा दो, एक ज़ीरो यहाँ लगा दो, ऊपर नीचे बेसिकली 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपना बेस पूरा सेम हो गया। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन में देखें तो 1100 आ रहा है, मतलब ये 9, डबल लाइन जो है सिंप्लीफाई होना चाहिए, तो 9 और 3, ये तो 3 से काट देगा इसको, 4 1 5 1 6, ये भी कट जाएगा इससे, 9 और यहाँ पे 9 इससे भी कट जाएगा, तो 3 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सब जगह ऑप्शन में 1100 दिख रहा है। 3 से काट लें, 1030, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 3300 हो जाएगा। 3 से इसको करें तो एक बार, फिर 3 बार, फिर 7 बार और फिर 0, ये हो जाएगा 3300। 3 से इसको करें तो 9 बार और ये 3 बार, ये हो जाएगा 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, तो 3300, इतना पूरा कर देता हूँ। अब 1100 आना चाहिए डायरेक्ट, तो 3 से ये कटेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से ऐड होने के बाद फिर ये कट सकते हैं। अब ये पूरा लिख लेंगे यहाँ पे, 1030 में ऐड करना है 1370, 93 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो देगा 93 और 93, मतलब 3 यहाँ पे 12 बना देगा, ये हो जाएगा 1023। ये हो गया 3 यहाँ पर, 10 और 2 12, 2 कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3, 3423, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3423, नीचे बचेगा 3300। अब ये 3 से एक बार और कट जाएगा, 3 से एक बार, एक बार, ये 4 बार और ये एक बार, और ये बना देगा इसको 1100, ये सब में 1100 यहाँ पे आ रहा था, तो 1141 यही वाला फोर्थ अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स 28 दी है, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स 30 है, एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन फिफ्थ, एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एंड इज मोर देन 5। बहुत सारी कंडीशन है इसमें, तो बेस्ट है कि इसमें अपन इक्वेशन लिख लें। अगर 2 या 3 केस होते तो फिर अपना वो एवरेज वाली ट्रिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखते चलते हैं जो जो दिया है। टोटल तो ये हो जाएगा 28 × 7, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स 30 है, तो पहले के लिए अपने लिख लेंगे, टोटल वैल्यू लिख रहा हूँ 3 × 30 हो गया पहले 3 का। फोर्थ वाला जो है इज़ 4 ईयर लेस देन फिफ्थ, तो अगर फिफ्थ वाले को अगर मैं कुछ भी x बोल दूँ तो फोर्थ वाला हो जाएगा x-4, 4 ईयर लेस देन फिफ्थ स्टूडेंट, प्लस एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम, दोनों सेम है और 5 ज़्यादा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 का एवरेज 30 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 35, इनका हो गया 3 × 30, ये हो गया x-4, ये फिफ्थ वाला x है, और छठा और सातवां जो है 5 ज़्यादा है इनके एवरेज से, तो 35, दोनों का सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू अपने को मिलनी चाहिए 7 × 28 के बराबर।
अब यहाँ से x के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 90, ये हो गया 70, दोनों प्लस में है तो ये अपना टोटल हो जाएगा 160, उसमें से 4 घटाना है, तो 2x प्लस 156 बराबर होगा, यहाँ पे देखें तो 56 का 6, 5 जाएगा 14 मतलब 9, तो 2x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, माइनस करेंगे उस तरफ ले जाके 40, x की वैल्यू आ रही है 20। मतलब जो फिफ्थ स्टूडेंट है उसकी एज है 20, और जो फोर्थ स्टूडेंट है उसकी एज क्या होगी, 20 से 4 कम है मतलब 16। अब उन्होंने बोला क्या है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, मिडिल नंबर 18, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट, a person sells an article for a loss of 18% if he increases the selling price by 144 and decreases the cost price by 30%, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे सवाल किए हैं ऐसे, तो एक तो इक्वेशन लिख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, दूसरा जो डायरेक्ट तरीका है वैसे भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 18% का, मतलब सेलिंग प्राइस उसे कितनी हो जाती, 82। अब कंडीशन ये हो रही कि अगर वो अपनी कॉस्ट प्राइस 30% से घटा दे, तो नई कॉस्ट प्राइस अगर 70 है, तब क्या होगा, उसको प्रॉफिट होना चाहिए 20% का, तो 70 का 20% प्रॉफिट मतलब बढ़ा के अपने को निकालना है, तो 6/5 ये हो जाएगा अपना 14, और ये मल्टीप्लाई करके अपने को मिलेगा 84, ये 84 है। अब कंडीशन के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी है वो 144 की होनी चाहिए, तो यहाँ पे लगा देते हैं यूनिटरी मेथड, कि जब सेलिंग प्राइस 2 से बढ़ रही है तब आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जब 144 से बढ़ती तो आपका सेलिंग प्राइस जो है, जो आपका कॉस्ट प्राइस इनिशियल है वो हो जाता 100 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको बना दो 72, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो आ रहा है मेरा 7200, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो ओरिजिनल में 18% का लॉस है उसको, तो बेसिकली इसका मैं क्या निकाल दूँ, 18% लॉस है तो 82/100 वही उसका सेलिंग प्राइस होता, तो ये जीरो वगैरह यहाँ पे कट गए, 2 2 4, 4 आखिरी में दिखना चाहिए, 2 में आ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको, तो 7 8 56 यहाँ पे, 2 2 4, 8 2 16, 7 2 14, 4 यहाँ पे, ये अपने को देगा 0 1 8 9 और यहाँ पे 5, 5904, 5904 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, वैल्यू निकालनी है sin 30 cos 60 sec 45, स्टैंडर्ड अपने वो हैं सब कुछ, तो निकाल सकते हैं। 1/2 मतलब ये अपने को देता 3/4 प्लस cos 60 ये 1/2 1/4 हो जाता, मतलब ये हो जाएगा 3/20, यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस sec 45 मतलब ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 4, एलसीएम वगैरह ले लो, और क्या, 20 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस ये रहेगा 3 माइनस 20 से मल्टीप्लाई करना है मतलब ये हो जाएगा 80। अब यहाँ पे बचा 80 में से अपने को 18 घटाना है, तो 70 60 दो जोड़ दें मतलब 62 माइनस ऑफ 62 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ रहा है 20, तो उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये अपने को देगा माइनस का 31 डिवाइडेड बाय 10, फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, ऑप्शन में पहला वाला यहाँ पे करेक्ट है। ABCDE is a regular hexagon, साइड दे रखी है 36, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन हेक्सागन में कितने ट्रायंगल बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 बनते हैं। मान लो कि ये दिख नहीं रहा बिल्कुल रेगुलर जैसा, पर एज्यूम कर लो ऐसा कुछ, ABCDE और F, जो साइड है वो 36 है, एरिया निकालना है ABC का, ABC एरिया निकलेगा ये वाला,
ये जो लाइन है वो क्या करेगी, बेसिकली इनको हाफ में बांटती है। तो या तो आप दो ट्राइंगल्स का निकाल के हाफ कर दो, या एक ही ट्राइंगल का निकाल लो, एक ही बात बराबर हो जाएगी। तो एक ही ट्राइंगल का लिख लेते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है 36 × 36। 4 से ये हो जाएगा 9 बार, आखिरी में 4 दिखना चाहिए, एक ही में दिख रहा है। यूनिट डिजिट से भी इसको कर सकते थे आसानी से, √3 तो रिटेन हो गई होगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 11 डेज, बी अकेला करेगा 22 दिन में, सी अकेला करेगा 33 दिन में। दे वर्क इन फॉलोइंग मैनर: डे 1 ए एंड बी, डे 2 बी एंड सी, डे 3 सी एंड ए, डे 4 ए एंड बी एंड सो ऑन। ए और बी तो रिपीट हो रहा है, मतलब हर 3 दिन के बाद ये लोग इस साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, वही करना पड़ेगा। पहले तो टोटल वर्क निकालो, 33, 22 और 11, एलसीएम निकालना है। तो 11 तो है ही, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो 11 × 6, 66 हो जाएगा टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी 22 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगी 3, सी की एफिशिएंसी 33 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगी 2। तीनों का यहाँ पे एफिशिएंसी निकल गई। अब देखते हैं डे 1 पे क्या हो रहा है। डे 1 पे ए और बी काम करेंगे। ए और बी मतलब 9 की एफिशिएंसी से पहले दिन काम होगा। दूसरे दिन बी और सी 5 की एफिशिएंसी से काम होगा। तीसरे दिन सी और ए मतलब 8 की एफिशिएंसी से काम होगा। तो ये था पहला दिन, ये था दूसरा दिन, ये था तीसरा दिन। कुल मिला के कितना हो जाएगा इनसे काम, 14 यहाँ पे 8 मतलब 22, 22 यूनिट काम ये लोग कर लेंगे 1, 2 और 3 दिनों में। टोटल कराना कितना है 66, मतलब इसका 3 गुना कराना है, तो साइकिल भी 3 लगेंगी, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। Price of rice is decreased by 25% and therefore a person can purchase 30 kg more for the same expenditure. ये अपना इक्वल टू पीसी वाला कंसेप्ट है। प्राइस में क्या हो रहा है, 25% से कम कर रहे हो, मतलब 3/4। कंजम्पशन में क्या होगा 4/3, इसका रेसिप्रोकल। अब उन्होंने ये दिया है कि इसका जो डिफरेंस है 1, एक का डिफरेंस यहाँ पे करस्पॉन्ड करता है 30 को। अपने को निकालना है इफ एक्सपेंडिचर इज इतना, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लेंगे कि 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 90 को। ओरिजिनल क्वांटिटी उनकी 90 किलो थी, प्राइस कितना है वो तो सेम है, तो 5400 को डिवाइड कर देंगे इस 90 से, वही पुराना इसका रेट मिल जाएगा। ये जाएगा 6 बार 60। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सवाल करे हुए हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। Radius of large solid sphere is 14 if it is melted to form 8 equal small solid sphere. What is the sum of total surface area of 8? पहले तो रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वेट करके, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 4/3 पाया तो सब कुछ कट जाएगा। अब यहाँ पर कितने हैं यहाँ पे, या यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ, बराबर है 8 क्यूब्स, और हर एक को अगर मैं आर की रेडियस का मान लूँ तो उसका भी क्यूब होगा। 8 के हिसाब से ये 7, ये भी 7 और ये भी 7। क्यूब निकालना है, मतलब जो स्मॉलर जो अपने स्फीयर बनेंगे उनका रेडियस रहेगा 7। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 × 7, ये तो एक का निकला, कितनों का निकालना है अपने को, सबका 8 का, 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 वगैरह यहाँ पे कट गया, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 7 8 ज़ा 56, 6 8 ज़ा 48, 8 आखिरी में दिखना चाहिए, 3 में आ रहा है, तो पूरा ही सॉल्व कर लो फिर इसको। 5 8 ज़ा 40 यहाँ पर, 6 8 ज़ा 48, 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पे 48, ये हो जाएगा 8, ये देगा 12, 1 9, यहाँ पे है 4, 4928। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, when an article is sold at 5% discount, then there is a profit of 14%. If the discount is 11%, then what will be the profit? 5% डिस्काउंट पे 14% प्रॉफिट है, 11% पे क्या होता?
आई थिंक इफेक्ट्स मेथड इसमें लग जाएगा। परसेंट वाला आपको ये दिया हुआ है, प्रॉफिट दे रखा है, तो अगर यहाँ पे मैं ये लिखूँ कि एम पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट है 5% का, मतलब 95/100 बराबर हो जाएगा 14% का प्रॉफिट कराना है, तो 114/100 यही बनेगा। ये तो सब आपस में कट जाएगा। 19 से ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 6 बार। एम पी अपॉन सी पी का जो रेशो है वो है 6/5। अब अगर इस पे 11% आप डिस्काउंट देते तो कितना प्रॉफिट आता, तो बस इस 6/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11% आप डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 89/100। फिर उसको मल्टीप्लाई करके वो सब कुछ निकाल लेंगे। तो ये तो ये जो निकलता ये एम पी अपॉन सी पी नहीं, ये अपने को एस पी अपॉन सी पी निकलता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिया है उसके बाद। ये होता एस पी अपॉन सी पी। अब नीचे 5 आ रहा है, तो अगर सबको ज़ीरो बना दें, ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं 89 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, और नीचे 2 ज़ीरो यहाँ से और एक यहाँ पे, 3 ज़ीरो यहाँ पे लग जाते हैं। 89 से 12 मल्टीप्लाई करना है, 10 बार कर लो पहले, तो 890 हो जाएगा। अब इसमें डबल ऐड करना है, 9 2 ज़ा 18, 16 का यहाँ पे 17, मतलब 8, ये 16 और ये 1068 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3, ये एस पी अपॉन सी पी है। तो डिफरेंस होता है 6.8 का, इतने पर 100 से मल्टीप्लाई करते वो अपने को देगा 6.8। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, √3 tan थीटा की वैल्यू 3 sin थीटा दी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई करने से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। तो अगर इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये इसको √3 बना देगा। यहाँ पे होता है साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन कट जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से अपने को मिलेगी 1/√3। अब थीटा की ऐसी कोई वैल्यू तो है नहीं जो 1/√3 दे अपने को, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, कॉस थीटा मतलब यहाँ पे ये होगा एक, ये होगा √3, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2 नहीं होगी, √2 होगी, √2 होगी। तो ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे अपने को साइड के रेशियो मिल गए। अब जो भी पूछा है वो निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा देगा 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/3, आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, a प्लस बी की वैल्यू 6 दी है, ए बी की वैल्यू 5 दी है और ये सब कुछ निकालना है। 5 कैसे बनेगा, एक और 5 से ना 1 + 5 कर देंगे, मतलब किसी भी अगर a की वैल्यू 5 बोल दें, b की वैल्यू 1 बोल दें ना, a को 1 कर दो, b को 5 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही अपने को निकालना है। तो 125 ये दे देगा, एक ये मतलब 126, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सेक a माइनस कॉस a, सिंप्लीफाई करना है। एक ही है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 1/कॉस माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो देगा अपने को साइन स्क्वायर, और कॉस नीचे एज इट इज़ रह जाएगा। 10 तो बन रहा है साइन कॉस में, और साइन एक ऊपर एक्स्ट्रा रह जाएगा, थर्ड वाला ही करेक्ट है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अगेन नंबर सिस्टम का सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तीसरा ऐसा सवाल है जो कि सीरीज बेस्ड आया है। इसमें प्रॉब्लम आई होगी इसको करने में, नहीं हुआ था ना। फर्स्ट 20 टर्म्स निकालनी है सीरीज की, तो पहले तो ये बता दो कि 20वीं टर्म होगी कौन सी, वो तो पैटर्न देख के बता सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे लिखूं लास्ट टर्म क्या होती, 20 मल्टीप्लाई बाय 21, 20 मल्टीप्लाई बाय 21, ये होती लास्ट टर्म। अब ये पूरी सीरीज अपने पास आ गई ना, इस सीरीज में से कुछ कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, पर एक चीज बस यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो भी नंबर्स हैं वो एक के बाद बिल्कुल नेक्स्ट नंबर आ रहा है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। तो अगर इन जनरल टर्म्स में देखूं तो ये कैसा हो सकता है, n मल्टीप्लाई बाय n+1। हर एक टर्म इसी को डिफाइन, इसी के हिसाब से चल रहा है। ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया, इसमें 1 पुट कर दो ये आ जाएगा, 2 पुट कर दो ये आ जाएगा, 3 पुट कर दो ये आ जाएगा, ऐसे चल रहा है इसमें। मतलब इन सारी टर्म्स का अपने को समेशन चाहिए।
तो यहाँ पे मैं समेशन का साइन लगा रहा हूँ। इसका मुझे समेशन चाहिए। इसको ओपन कर दें तो ये अपने को क्या देगा, समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन। अब इसके फॉर्मूले अपने को पता है क्या, बिल्कुल बेसिक नंबर सीरीज हो गया है तो ना, कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है और नेचुरल नंबर की वाली सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है। तो दो चीजें यहां से अपने को मिल गई। इसका फॉर्मूला क्या होगा एन स्क्वायर का, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, सही है, प्लस फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन यहां पे n×n+1 डिवाइडेड बाय 2। बस इसी को अपने को सॉल्व करना है। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 20। 20 पुट करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वही अपने को आंसर देना चाहिए। यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ इसको। ये हो जाता 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 41, 40 यहाँ पे 6 आ रहा है, प्लस ये अपने को देता 20×21 डिवाइडेड बाय 2। 2 से तो ये इसको 10 बना देगा। 3 यहाँ पे दिख रहा है, 7 यहाँ पे, 2 से इसको 10 बना दें अगर, तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। इसी को बस सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 7, 7 4 ज़ा 28, एक 0 यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हो जाएगा अपना कितना 210, 80 यहाँ पे 30। ऑप्शंस देखें इसमें 3080 थर्ड वाला, ये अपना करेक्ट हो जाता। तो जस्ट ये अपने को देखना था कि समेशन इस तरह का बन रहा है, मतलब जनरल टर्म ये होती, इस जनरल टर्म का समेशन देखेंगे तो वो ये बनेगा। अब इनका इंडिविजुअल अपने को अच्छी तरह से पता है। एन स्क्वायर मतलब अपना जो नेचुरल नंबर है उसका समेशन और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन, दोनों का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस का क्वेश्चन क्या होगा। अब एक्स वाई निकालना है तो दो तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वैसे कर सकते हो या ऑप्शंस पुट कर करके देख लो, वैसे भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो पहले ऑप्शन से अगर देखते 3 यहाँ पे पुट करते तो ये होता 6, -2 पुट करते ये होता -6, ये 12 के बराबर नहीं देता तो ये नहीं हो सकता था। इसमें पुट करें तो 4 और 9, ये भी नहीं बनता। यहाँ पे पुट करें तो -4 और यहाँ पे 9, ये भी नहीं बनता। यही एकमात्र बचा, तो ये सही होना ही चाहिए। 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे मतलब 12, नेक्स्ट वाले में 9 यहाँ पे और 4 यहाँ पे मतलब 5, फोर्थ वाला बिल्कुल सही। 81, सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है 2068, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस ही है, बस जो जो कंडीशन दी उनको लिखते चलना है अपने को। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πRh, टोटल सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2πr²। तो 2πRh 2 बार आ रहा है तो 4πRh प्लस 2πr²। इसकी वैल्यू दे रखी है 2068। जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2π आ रहा है, 2×22/7, एक r भी निकाल लेते हैं। रेडियस दिए क्या 7 दिए, अंदर क्या बचेगा 2πr निकाल लिया तो 2h प्लस एक r बचा मतलब 7 अंदर है, ये देगा 2068। 7 तो क्लियरली यहाँ पे कट गया, पहले 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 1034, और किसी से भी 11 से कर लें तो 2 बार, ये जाएगा कितना 9 बार, फिर 4 बचा मतलब यहाँ पे 4 बार, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये अपने को देगा कितना 47। 2h प्लस 7 47 है, तो 2h की वैल्यू 40 हो जाती, h की वैल्यू 20 हो जाती। तो रेडियस पता है, हाइट पता है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है 22/7, πr² है तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। 7 वगैरह तो कट गया, एक 0 आना चाहिए, सब में आ रहा है, और दूसरा क्या आएगा 7 4 28, 8 आना चाहिए, ये आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। डिजिट भी चेक कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। अच्छा 8 2 में आ रहा है, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से इसको कर लो 44 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक 10 को मैं अलग से लिख रहा हूँ, 7 4 28, 8 2, यहाँ पे 300 यहाँ का लगा दो, वही आ रहा है 3080।
नेक्स्ट 82, 20,000 और 40,000 दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट 10% और 15% का लग रहा है 3 साल के लिए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देते तो थोड़ा कैलकुलेटिव भी होता, सिंपल इंटरेस्ट में तो ये सिंपल हो गया। बेसिकली 20,000 का 10% से 3 साल मतलब 30% आप निकाल रहे हो तो 3/10 लिख देते हैं। और यहाँ पे आप 40,000 का 15% के हिसाब से 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट 45% होगा। ये सिंप्लीफाई करके बस जोड़ देना है, तो जीरो यहाँ काट दो, 2 जीरो यहाँ से हटा दो, 3 से मतलब 6,000 तो यहाँ पे बन रहा है, प्लस 45 से 2 बार जाता है 90, उसका दुगना करेंगे मतलब 180, और 2 जीरो यहाँ पे 24,000 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम, 8% से दिया है 2 साल के लिए इतना बनता है, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता, उसी सम पर उतने ही रेट पर 2 साल के लिए। कैसे करेंगे इसको, तरीका क्या होता है? 8% रेट दिया है 2 साल के लिए, वो जितना इंटरेस्ट देता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो इसके बराबर है, ऐसा ही है। तो 8% 2 साल, फॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकता हूँ कितना होता है 2 साल का इफेक्टिव रेट। 8 + 8 + 8 = 64 डिवाइडेड बाय 100, वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ये अपने को देगा 16 + 6.6 और यहाँ पे 4, तो 16.64, 8% का इफेक्टिव रेट परसेंट जो होगा 2 साल के लिए वो होगा 16.64%। इसी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लग जाएगा कि 16.64% की वैल्यू 6, 6, 5 और 6 है। 100% क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो 100% यहाँ से मैं निकाल लूँगा। 100% की वैल्यू क्या होती, 6656 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख रहा हूँ 1664, डेसिमल वाला 100 ऊपर लिख दिया और 100% वाला यहाँ पे 100 और लगा दिया। ये होता मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे मुझे निकालना है 8% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो वो इसका बेसिकली क्या होगा 16%। 16% ये हो जाता है इसका सिंपल इंटरेस्ट जो निकलना है। 2 जीरो तो यहाँ से कट गए, अब ये आपस में कटेगा क्या, 6 बनाना है, 4 बार में चेक करेंगे, 4 बार आप कह रहे हो, तो अगर ये 4 बार हो जाएगा, ये होता है 64 और 00 6400, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे सवाल में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड सवाल हो गया। 2-2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हमेशा इफेक्टिव रेट परसेंट पे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी 10 है, डायमीटर दिया है इतना, एंड फाइंड देन द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका पहले। ये अगर अपना सर्कल है, डायमीटर दिया है 20, ये हो गया डायमीटर, कॉर्ड ए बी है ना, डायमीटर नहीं है। ये है आपका 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं। ए बी इज अ कॉर्ड सच दैट ए बी 10 सेंटीमीटर है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। अब ये 10 है, तो यहाँ कहीं पर अगर मैं बना लूँ इसको ऊपर, इसको सेंटर से कनेक्ट करना है अपने को। ये एंगल पता करना है क्या होगा। ये दिया है 10 सेंटीमीटर, टोटल डायमीटर है 20, आधा कितना होता है 10, ये भी 10 है, ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी 10, ये भी रेडियस है, ये भी 10, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, वही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट 85, मार्क प्राइस दिया है 28,000, इट कैन बी सोल्ड एट वन ऑफ द फॉलोइंग वेज।
पहला तरीका है कि डिस्काउंट दे रहे हो आप 24% का, और दूसरा तरीका है कि आप सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो 16 और 10% का. Which way will have the lowest selling price and what will be the value of it? सबसे लोएस्ट सेलिंग प्राइस किसकी होगी? जिसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा. ए या बी? जब भी 2% हो तो इफेक्टिव रेट परसेंट पे काम कर सकते हैं. सिंगल डिस्काउंट 24% का आ रहा है पहले वाले में. दूसरे तरीके में दो सक्सेसिव डिस्काउंट आप दे रहे हो 16 और 10 के. इसका इफेक्टिव रेट निकालें तो माइनस, चूंकि डिस्काउंट है तो हम आगे माइनस साइन लगाएंगे. -16, -10, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाता. ये हो जाता 16 इंटू 10/100. अब 26 पर ये हो गया -26. ये जीरो कट गया, मतलब ये अपने को देता +1.6. ये 24 से ज़्यादा आ रहा है. इसका मतलब है कि बी वाले में जो है वो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा. तो ऑप्शन ए वाले तो हट गए. अपने पास दो बचते, सेकंड और फोर्थ, कि बी वाले में मिल रहा है. अब उन्होंने अमाउंट भी पूछ लिया कितना होगा उसकी वैल्यू, तो निकाल लेते हैं. सक्सेसिव परसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है. 28,000 यहाँ पे लिख लो. परसेंट के हिसाब से भी काम कर सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो उसको, जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए. 16% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू होती? 84/100. फिर आप उस पर 10% का और डिस्काउंट दे रहे हो, 9/10. 1 2 3, 1 2 3, ये सारे जीरो तो यहाँ पे कट गए. इट वॉज 32 और 9 से, मतलब आखिरी में जीरो नहीं आता, इसमें जीरो आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता. यही वाला सही होगा. नेक्स्ट, आर्टिकल 25% लॉस पे बेचा. अगर उसकी कॉस्ट प्राइस डबल कर दें, सेलिंग प्राइस बढ़ा दी 660 से, तो उसको 20% का प्रॉफिट है. ऐसा ही सवाल एक बार और आ चुका है इसी में. ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करेंगे इसमें. क्या बोल रहे हो? 45% का वैल्यू हो जाएगा 600. 600, ये 660 दिया हुआ है. कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, तो हो क्या रहा है उसको 25% का लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस 75 होती. अब आप कह रहे हो कॉस्ट प्राइस आपने डबल कर दी, तो 200. इस 660 को बाद में एडजस्ट करेंगे. 20% का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे इसका 20%, 10% होता 20, 20% होता 40, तो इसमें जोड़ देंगे, मतलब 240. ये होता सेलिंग प्राइस. अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज कर लेते हैं. इन दोनों के बीच में डिफरेंस अपने को देखना है. तो 240 और 75 माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5. यहाँ बचता 23, तो ये अपने को देता 175. तो जब 175 का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में, तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 100. जब यही डिफरेंस 600 वन, अच्छा 7 है ना, 6 आएगा. करेक्ट करेक्ट. 165 और यहाँ पे 165 वैल्यू करस्पॉन्ड करेगा 100 को. जब गैप ये है, एक्चुअल होता अगर 660, तो वो किसको करस्पॉन्ड करता? यूनिटरी मेथड लगा देंगे इसमें. तो 100 यहाँ पे 165 और यहाँ पे 660. 5 और 1 6, मतलब 11 से ये कटेगा. 1 और 5 बार ये जाएगा. 6 और 0 15 से कटता है 4 बार, मतलब 400. तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता 400. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 2916 सब कुछ अंडर रूट में दिया हुआ है. अब यहाँ पे अपने को अंडर रूट, मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए. एक चीज इस सवाल को देख के सीधी सीधी दिख रही है कि जो भी अंदर नंबर दिया है 2916, 11664 जो भी दिया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी इसका अंडर रूट निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं. तो कैसे निकालेंगे इसका? जैसे कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट में वैसे तो मैंने बताया हुआ है. 2916 है, तो दो दो का यहाँ पे गैप बार बनाते हैं. लास्ट डिजिट सबसे पहले निकाल ली जाती है. 6 कौन देगा स्क्वायर करने पे? 4 दे सकता है या 6 दे सकता है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, आगे कुछ और नंबर है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6, आगे कुछ और नंबर है. अब आगे वाला नंबर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे इसको चेक करते हैं. 29 आ रहा है, तो 29 किसके स्क्वायर के आसपास है? 5 स्क्वायर के और 6 स्क्वायर के.
तो 5 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर के बीच में है 29, तो छोटा वाला पिक करते हैं, मतलब यहाँ पे होगा या तो 54 या फिर 56। अब डिसाइड कैसे करते हैं 54 या 56 होगा, तो इस 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो देता है अपने को 30। ये 29 30 से छोटा है, इसलिए इन दोनों में से छोटा वाला नंबर पिक करेंगे, इसको नहीं करेंगे, मतलब 2916 जो है 54 का स्क्वायर है। उसी तरह से इसके लिए निकाल के देखो 11664, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं इसको, 11664, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 कैसे मिलेगा अपने को, 2 से, और 6 से तो नहीं मिलेगा, 6 से 6 मिलता है, 8 से मिलेगा, मतलब या तो 2 आएगा या फिर यहाँ पे 8 आएगा, इसके आगे कोई डिजिट लिखी होगी। अब 116 किसके स्क्वायर के आसपास है, 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर। अब 10 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे 110 देगा, 116 110 से बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर लेंगे। 10 के पास था तो ये 102 या 108 होता, तो इसको हटाते, इसको पिक करते हैं। और 36 का तो अपने को पता ही है, बस ये वैल्यूज अपने को मिल गई। अब यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। 2916 अपने को 54 देता है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, मतलब ये अपने को देता 5.4, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाता 108 निकाला था, 1 2 3 4, तो 1.08 प्लस 2916 54 है, 4 के बाद डेसिमल है, मतलब 2 के बाद शिफ्ट होता है, यहाँ पे लिखते हैं अपन 4 के बाद 2 के बाद, मतलब 0.54 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 108 है, डेसिमल देखते हैं कहाँ पे लगेगा, 1 के बाद, मतलब यहाँ पर, प्लस 36, मतलब ये तो 6 है, डेसिमल के बाद 4 जीरो है, मतलब यहाँ पे 2 बचते, तो 0.06, 36 यहाँ पे 6 देता, 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, मतलब 1 के बाद 0.6। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 लगा दो, तो डेसिमल अब सारे ऊपर नीचे कट जाएंगे। बस अब वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेना है। 54 का डबल होता है 108, तो ये अपने को देगा 10/2, प्लस ये अपने को देता 1/20, प्लस ये अपने को देता 1/10। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 20 हो जाता, ये हो जाता 100, प्लस 20 के हिसाब से 1, प्लस 10 के हिसाब से 2, तो 3 और 100 103, नीचे आ रहा है 20, फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं। ऑप्शंस देखें, है 130 103 और 20, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तेजी से इसका अपने को अंडर रूट निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर 35 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस 37 मोर देन द रेडियस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाइट दी है, रेडियस नहीं दिया, तो रेडियस निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो इस इक्वेशन से। सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफ्रेंस किसका, सिलेंडर का, 2πRh, 22/7, रेडियस तो पता नहीं है, हाइट नहीं, सर्कमफ्रेंस तो 2πr ही रखेंगे बस। हाँ, सर्कमफ्रेंस की बात कर ली, यहाँ पे होगा 37 प्लस रेडियस, आर को इस तरफ लिख लेते हैं, तो 44/7r माइनस आर की वैल्यू होती 37, 7 इसमें से घटाना है तो 4 और 3, मतलब 37r अपॉन 7 की वैल्यू है 37, रेडियस अपने को यहाँ से मिल गई 7, रेडियस मिल गई, हाइट पता है, वॉल्यूम इसका निकल जाएगा, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 22/7 आर स्क्वायर, आर है 7, यहाँ पर भी 7, हाइट है 35, 35 यहाँ पे हाइट हो गई। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो 7 से इसको काम करते हैं, 5 बना लेते हैं, ये हो जाता 22 से ही अपने को देता 110, 7 7 सा 49। अब सिंप्लीफाई करना है तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 को बाद में उसमें आगे लगा देंगे, तो 4 और ये होता 13, एक कैरी जाता, यहाँ पे होता 9, मतलब 539, और एक 0 लगता यहाँ पे, 5390। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ मोहित 60% ज़्यादा है विजय से, तो सैलरी ऑफ विजय इज हाउ मच परसेंट लेस देन मोहित।
फेस चेंज वाला सवाल है ये तो। मोहित की सैलरी जो है 60% ज़्यादा है विजय से, तो मोहित अपॉन विजय अगर मैं लिखूं 60% ज़्यादा, 160/100 है, मतलब 16/10 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 8/5। तो गैप है कितने का? 3 का। विजय की कितनी कम है मोहित से, तो बेस बन जाता 8। 1/8 कितना होता है? परसेंट याद होना चाहिए बिल्कुल। 12.5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 होता है। अगेन इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी सवाल इस पे आ चुके हैं 37.5 पर। तो वो अपने को पता होना चाहिए कि 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 2800 है। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट? ये बढ़िया लिखा है उन्होंने। क्या है बेसिकली ये, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मार्जिन कहलाता है। प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर जब कैलकुलेट करते हैं तो वो मार्जिन कहलाता है। 20 प्रॉफिट इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20। तो अगर मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशो लिखूं तो वो कितना मिलेगा मुझे? हाँ, मतलब 1/5। प्रॉफिट और एसपी पता चल गया। क्या यहां से मुझे सीपी का रेशो बता सकते हो? उसी के हिसाब से 4 हो जाता। ये सारा यूनिट्स में आ रहा है ना, कि प्रॉफिट 1 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है। बस सब कुछ मिल गया अपने को, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो 4 की वैल्यू है 2800। एक की वैल्यू हो जाती 700। पूछा किसका है? व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो उतना रहता है 1 यूनिट ही, तो एक की वैल्यू 700 है। ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बस वो लैंग्वेज का यहाँ पे खेल है। ये जो लिखा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस होता है मार्जिन। प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो तो सेम रहती है, बस कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस पे, तो वो हो जाता है मार्जिन। आगे चलें। बार चार्ट गिवन बिलो इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल्स। 5 स्कूल हैं, वाइट वाले बॉयज हैं, ग्रे वाली गर्ल्स हैं। पूछा गया है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6, S6 तो है ही नहीं इसमें, आर 30% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S1, then the number of girls in school S3 and S4 is what percent of number of boys in school S6 and number boy, ये वो बहुत घुमा दिया इन्होंने। anyways, if the number of boys in school S6 are 30% more than number of girls in school 1, स्कूल 1 में गर्ल्स हैं 500। जो भी यहाँ पे S6 होता उसमें बॉयज जो हैं 30% ज़्यादा हैं इनसे। 30% ज़्यादा मतलब यहाँ पे 13/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये अपने को देता 650। S6 में जो बॉयज़ हैं वो मिल गए अपने को 650। ये पहली चीज़ मिली। फिर क्या पूछा है? देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S3 एंड S4, S3 और S4 1800 और 400 2200 हो जाएंगी वो तो। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन S6 एंड S1? S1 में बॉयज हैं 1200, S6 में निकाले थे ये 650। दोनों को जोड़ देंगे, ये अपने को देगा 1850। तो व्हाट परसेंट ऑफ, इसका परसेंट निकालना है बेसिकली 1850 से। यही अपने को आंसर देना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो तो यहाँ पे कट गए। 11 से नहीं, 5 से कटेगा। फिर ये 5 से चलें तो 3 बार यहाँ पे, 7 बार यहाँ पे, और ये हो जाता 4 और 5 से कर रहे हैं ना, 5। 45/37। तो क्लियरली क्या है यहाँ पे? 100% से तो ऊपर जाना चाहिए। ऑप्शन देखें तो सारे ही 100% से ऊपर है, सारी 100% से ऊपर, तो ठीक है। 37 का 100% कितना होता? 37। 10% कितना होता? 3.7। जोड़ के मैं देखूं तो 0.7 यहाँ पे हो जाता, मतलब 110% से तो ज़्यादा है। 110% से ज़्यादा है, और इसमें अगर मैं 10% और जोड़ के देखूं, मतलब 3.7 और जोड़ के मैं देखूं, ये हो जाता 4 और 1, मतलब यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 4, 44.4। यहाँ पे 44 होता, 44 होता। हम्म
ये आ रहा है 44.4, मतलब 20%, 120% से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 120% से थोड़ा कम होना चाहिए। ऑप्शंस में देखें, ये तो 120 से ज़्यादा है, 120 से बहुत ज़्यादा है, 120 से थोड़ा कम है, ये तो 110 के आसपास है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। What is the difference between average of first 148 even positive numbers and average of first 129 odd positive numbers? क्या करेंगे इसमें? ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं हो गया। हाँ, ये इवन पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऑड पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। इवन के लिए ये हो गया, ऑड के लिए ये हो गया। एवरेज उनका अपने को निकालना है बस। इवन के लिए क्या होता है? एन इंटू n+1, समेशन यही होता है इवन के लिए। एवरेज निकालना है तो इसको n से डिवाइड कर देंगे। पूरे का एवरेज मतलब बेसिकली n+1, n है कितना 148, तो ये अपने को देता 149। ये तो पहले का एवरेज निकल गया। दूसरी सीरीज की बात करें, ऑड पॉजिटिव नंबर्स का क्या होता है? n स्क्वायर। ये तो समेशन होता है, एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करते। ये बेसिकली होता है n के बराबर। n है कितना? 129। डिफरेंस कितना है इनका? 20 का। वही अपना आंसर हो गया। तो समेशन ऑफ सीरीज की उन्होंने बेसिकली पूछ लिए। पहले नेचुरल नंबर का पूछ लिया, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का पूछ लिया था उस सवाल में, यहाँ पे इवन का पूछ लिया और ऑड का पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 53 टू 97? फ्रॉम टू आ रहा है मतलब दोनों इंक्लूडेड है। कंपोजिट नंबर निकालने हैं, तो कंपोजिट नंबर ऐड करने में समझदारी है या फिर प्राइम नंबर ऐड करने में समझदारी है, मतलब निकाल लेने में? हाँ, तो पहले ये निकाल लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हैं कितने नंबर्स, फिर उनमें से प्राइम नंबर्स को माइनस कर देंगे, वही अपने को कंपोजिट नंबर दे देंगे। ये तरीका सही रहेगा। फ्रॉम से टू है तो यहाँ पे मुझे नंबर्स निकालने हैं, कितने होते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 97 में से 53 आप घटा दोगे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 44। लोअर बाउंड इंक्लूडेड है इसलिए आपको +1 करना पड़ेगा, ये होता 45। तो टोटल नंबर्स जो है वो है 45। अब इन 45 नंबर्स में से मैं प्राइम भी है कंपोजिट भी है, तो मैं प्राइम कम होते हैं ऑब्वियस सी बात है, तो प्राइम काउंट करके उनको मैं इसमें से माइनस करना चाहता हूँ। अब प्राइम नंबर अपने को निकालना है। फ्रॉम 53 ये इंक्लूडेड है, 53 प्राइम है। नेक्स्ट कौन सा होता? 6 7 57 तो 59, 61, 67 भी होगा, 69 तो नहीं होता, 71, 73 भी होता है, 4 5 6 76, 77, 78, 79, 16, 79 होगा, 81 नहीं होगा, 83 होता है, फिर 5 6 87 नहीं होगा, 89 ना, 91 नहीं होता। 91 बढ़िया लगता है कि प्राइम है लेकिन होता नहीं ना, 13 × 7 होता है। फिर 93 नहीं होगा, 5 97 ना, ये होगा 97 होगा। तो ये हो गए 4, ये 4 8 और ये 2 10, तो 45 में से 10 घटा देंगे 35, मतलब 35 कंपोजिट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का दिया है 22, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ से तो रेडियस निकाल लेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। मेंसुरेशन तो बहुत आसान है, तो इस पेपर में तो बहुत ही आसान है। कर्व्ड सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर 4πr² पूरे का होता है, तो यहाँ पे होगा 2πr², तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय r² की वैल्यू अपने को दे रखी है 22, 22 दे रखी है, तो 22 तो यहाँ पे कट गया, और
यहाँ पे अपने को टोटल सरफेस में आर स्क्वायर ही लगेगा ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 7/2, इतना भी लिख लेते हैं। अब उन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया अपने को निकालना है, कितना होता है 3πr², तो 3 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो यही है 7/2। 7 कट गया, 2 से 11 हो गया, ये अपने को देगा 33। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, two circles each of radius 36 are intersecting each other such that circle passing through the center of the other circle, what is the length of common chord of the two circles? ये गलत सवाल है, ये तो मार्क किया हुआ है। हाँ, और सवाल करेक्ट है, ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिए। तो इसका जो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, उसकी हाइट का डबल कर देते हैं, या फिर अगर अच्छी तरह से याद है जो कॉमन कॉर्ड बनती है उसकी पूरी हाइट होती है √3 टाइम्स रेडियस के, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस दी है 36, करेक्ट आंसर होता 36√3, जो कि ऑप्शंस में नहीं है इसमें, ये सवाल ही गलत है। नेक्स्ट, ट्रायंगल BAC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये और ये का दिया है 25 और 36, एक की साइड दे दी दूसरे की निकाली। बहुत ही बेसिक सवाल हो गया कि अपना जो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड होती हैं, मतलब जो एरिया होता है वो स्क्वायर होता है उनकी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के ना, करस्पॉन्डिंग साइड इंपॉर्टेंट वर्ड है वहाँ पे। ऐसा ना हो कि आप BA वाली साइड ले लो और यहाँ से QR वाली साइड ले लो, गड़बड़ हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, BA के साथ PQ आनी चाहिए, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड होती है। एनीवेज, तो यहाँ पे 25 36 सीधा अंडर रूट ले लेते हैं, 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए दे रखा है अपने को 4, इसके लिए अपने को निकालना है x, तो x की वैल्यू हो जाती 24/5, 24/5 होता है 4.8, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड और वाटर का मिक्सचर है, 20% एसिड है, 10 लीटर अगर उसमें पानी मिला दें तो परसेंटेज ऑफ एसिड 15% हो जाता है। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है, पढ़ते ही C1V1 = C2V2 याद आ रहा है। पानी मिला रहे हो तो नॉन चेंजिंग है आपका एसिड, तो एसिड का परसेंटेज लेंगे कि 20% कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता है तो उसको मैं V लिख रहा हूँ, बराबर होता, बाद में इसका वॉल्यूम हो गया, सॉरी परसेंट, कॉन्सेंट्रेशन हो गया 15%, वॉल्यूम होता V प्लस 10 लीटर आपने जोड़ा था तो इतना। परसेंटेज का साइन वगैरह यहाँ से कट गया, 5 से सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 बार हो जाता, ये 4 बार हो जाता, तो V + 10/V की वैल्यू अपने को मिल रही है 4/3। यहाँ पे गैप है 10 का, यहाँ पे गैप है 1 का, तो ऊपर नीचे 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है 40 और 30, 10 का गैप आ गया, मतलब ओरिजिनल जो है वो होती 30 के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अ सम ऑफ 1250 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD, तो एक सम है 1250 का, उसको 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल शेयर B और D का 14/11 है, टोटल शेयर ऑफ A और C के, D का शेयर आधा है A के, C का शेयर 1.2 ऑफ शेयर, 1.2 मेरे ख्याल से 1.2 टाइम्स है, टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ A। व्हाट आर द शेयर ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली, चारों के शेयर यहाँ पे निकालना है अपने को। पहली चीज यहाँ पे अपने को दी है B और D और A प्लस A के साथ C है, इनका रेशो दिया है 14 और 11, सम टोटल कितना हो जाएगा इसका 25, सम टोटल 25 हो जाएगा, तो 25 की जो वैल्यू है वो करस्पॉन्ड करेगी किसको, पूरे को 1250 को। एक की वैल्यू कितनी किसको करस्पॉन्ड करेगी, 50 को, तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिल गई। अब एक यूनिट की वैल्यू मिल गई, उसको यहाँ पे मैं अगर A + C की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे A और C के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, A + C का टोटल कितना होता, एक के हिसाब से 50, 11 के हिसाब से 550। अब शेयर ऑफ C इज 1.2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ A, तो अगर इनको दोनों को मैं देखूं तो ये होता 2.2 टाइम्स A, 2.2 टाइम्स A बराबर है 550 के ना, C का 1.2 है तो उसमें जोड़ दिया, यहाँ से A के लिए अपने को मिल जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 22, 10 को मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ।
11 से 2 बार ये हो जाता 50, 2 से 25, मतलब ए की जो वैल्यू आ रही है वो है 250। यहाँ साइड में लिखते चलते हैं। ए को मिले 250, ए को अगर 250 मिल गए इसमें से, तो सी को कितने मिलते? 300। सी के लिए हो गए 300। ए और सी की इक्वेशन से यहाँ पे निकाल दिया। ऑप्शंस में देख लें, 250 और 300। 250, 300, 250, 300, ये तो हो नहीं सकता, थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ये दो बचे, मतलब और अपने को आगे चेक करना पड़ेगा। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ ए, तो अगर ए का 250 है तो डी का कितना होता? 125। 125 मतलब ये नहीं हो सकता। ये तो है नहीं, मतलब सेकंड और फोर्थ में से होगा, तो बी के लिए भी निकालना ही पड़ेगा अब यहाँ पे। बी के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो 4 में से 3 का तो निकल गया, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो वो अपने को बी के लिए दे देगा। तो इनको एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं। 300 और 200, 500, 600, 650 और 25, 675। तो 1250 में से 675 माइनस कर दूं, वो बी के लिए आ जाएगा। ये होता 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे होता और 5 यहाँ पे होता। नहीं, यहाँ पे 7 होगा यहाँ पे। 575, 575 ये होता बी का शेयर। बी का यहाँ पे देख लें 575, ये तो है नहीं, इसी में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो पहले इस वाले रेशियो का यूज़ किया, टोटल देखा 25 यूनिट इसके बराबर है, 1 यूनिट निकाला। फिर ए और सी के बारे में अच्छी तरह से पता था, उसको यहाँ पे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, उससे फिर सब कुछ निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। A alone can do 2/5 of work in 12 days. B is 25% more efficient than A. C alone can do same work in 12 days. Less than B. Okay. 12 दिन कम लेता है B से. D is 25% less efficient than C. बहुत सारे रिलेशन दे दिए इन्होंने यहाँ पे। अगर सब मिलजुल के काम करें तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, एक तो डेज और एफिशिएंसी। ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें और डी की बात करें। अब जो जो पता है उसको लिखते चलते हैं। ए अगर 2/5 वर्क करता है 12 दिनों में, तो पूरा कितने दिनों में करता? 5/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 30 दिनों में ये करता। अब यहाँ पे दिया है 25% मोर एफिशिएंट देना है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का इन्होंने अपने को रेशो दे दिया कि अगर ए की एफिशिएंसी को मैं 25% का मतलब होता है 1/4, मोर का मतलब है 5/4, मतलब ए की वैल्यू अगर 4 होती तो बी की वैल्यू जो है वो 5 हो जाती। एफिशिएंसी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हाँ, अगर मैं एफिशिएंसी इसकी 4 बोल दूँ तो बी की एफिशिएंसी मैं 5 लिख रहा हूँ। 30 दिन के हिसाब से 4 की एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपने को मिल गया 120। अब जो जो यहाँ पे लिखा है वो निकालते चलते हैं। सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। तो बी के अपने को नंबर ऑफ डेज निकालने, कैसे निकलेंगे बी के डेज? 120 टोटल वर्क है, 5 यूनिट जो 5 इसकी एफिशिएंसी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 24 आएगा यहाँ पे। 12 दिन से कम लगाता है, मतलब 12 ये हो गया, तो सी की एफिशिएंसी 120 के हिसाब से हो जाती 10। 120 यूनिट काम 12 दिन में करेगा तो 10 की एफिशिएंसी से करेगा। और डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। अब एफिशिएंसी दी है, मतलब 10 तो है, उससे इन्होंने बोला है 25% लेस एफिशिएंट देन सी। तो सी की एफिशिएंसी से यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। लेस है, लेस का मतलब यहाँ पे क्या लिखे हैं इसको अपन? 3/4। 30 और 2, ये मतलब ये अपने को मिलता है इसके एफिशिएंसी 7.5। सबकी एफिशिएंसी मिल गई, टोटल यूनिट ऑफ वर्क आपको पता है, तो इससे अपन नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं अब तो। 120 को डिवाइड करना है, ये टोटल वर्क है टोटल एफिशिएंसी से, तो ये 15 और ये 19। 19 हो गया, 19 में 7 जोड़े 26 और ये 5, तो 26.5 है। इस डेसिमल को मैं ऊपर 10 से इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कर लेते हैं, इसको 2 बना लेते हैं। ये जाएगा 5 बार और फिर 15 मतलब 3 बार, ये हो जाएगा 240/53। और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं।
ऑप्शन देखें 240, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। पर ये अच्छा सवाल है क्योंकि डेज में एफिशिएंसी में दोनों में ये अपने को एक साथ काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट आखिरी सवाल, एबीसी से राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल बी पर है, बीडी परपेंडिकुलर है साइड एसी पर। डायग्राम बना लेता हूं मैं। राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, बी पर 90 डिग्री है, तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी डी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ से, तो ये अपना स्टैंडर्ड फिगर बन गया राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चलती हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर, ये है डी। बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो स्टैंडर्ड रेशियोज याद करवाए थे। अगर ए से लेके डी को एम बोलें, डी से लेके सी को एन बोलें, तो जो अंदर होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ एम एन। बी से लेके सी की बात करें तो ये वाली पूरी साइड m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय उसके पास वाली साइड n और इसका अंडर रूट। ए बी साइड की बात करें तो पूरा m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय इसके पास वाली साइड m है और इसका अंडर रूट। सारे रेशियोज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये रेशियोज याद कर लिए तो इससे जुड़े सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने बोला है बी डी स्क्वायर, तो ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा ना, बी डी का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन। ए डी और डी सी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछी इन्होंने बिल्कुल बेसिक ही प्रॉपर्टी है, बशर्ते आपको ये स्टैंडर्ड रेशियोज याद हो।